हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकर ममा। मैं हूँ रागिनी। और टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो बाकी सारी वीडियोस से बहुत डिफरेंट है। जिस तरह की वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ, हाल ही में हम सभी को, मेरी फैमिली में, मुझे, मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बच्चियों को कोविड हो गया था। और ये जो हमारी पूरी कोविड जर्नी थी बहुत ही डिफ़िकल्ट हुई थी क्योंकि हम सभी साथ ही में बीमार हो गए। तो मुझे लगा कि इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो से उन सभी लोगों को हेल्प मिलेगी जो या तो कोविड से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या तो इसे बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। एंड मुझे पता है कि इस तरह की वीडियोस बहुत लोग अपलोड कर रहे हैं, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस हम लोगों की जानेंगे एंड जितने ज़्यादा लोगों के बारे में हम सुनेंगे, उनकी कॉम्प्लिकेशंस को जानेंगे, उतना ही ज़्यादा हम खुद को प्रिपेयर करके रख सकेंगे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो इसीलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में, पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें क्या क्या सिम्टम्स आए, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हुई मुझे, मेरे हस्बैंड और मेरी बच्चियों को, और हमने कौन कौन से टेस्ट कराए, कौन सी मेडिसिन हमने ली और कैसे हमारी रिकवरी हुई। ये पूरी कंप्लीट वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पर इसे पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सिम्टम्स की अगर बात करें तो जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि हमें कोविड में सर्दी, खांसी और बुखार होती है, पर हमारे एक्सपीरियंस में हम सभी को बहुत ही डिफरेंट सिम्टम्स आए। अगर सबसे पहले बात करूँ मेरे हस्बैंड की, तो उनका पहला सिम्टम था टॉन्सिल। जी हाँ, टॉन्सिल, उनको सबसे पहले टॉन्सिल की प्रॉब्लम हुई और उनको एक और सिम्टम आया, वो है उनके गले में छाला हो गया टॉन्सिल के जस्ट बगल में। नेक्स्ट सिम्टम उनको आया, उसके एक दिन के बाद उनको लगभग 99 और 98 समथिंग फ़ीवर आया। बहुत हाई फीवर नहीं था। और मेरा सिम्टम था पहला कि मुझे बहुत ही टायर्डनेस यानी बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट फील हो रही थी। उसके 2 दिन के बाद मेरे बच्चों को पहला सिम्टम आया, उनको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गई। सबसे पहले उनको फ़ीवर 99 हुई, तो इट वाज़ माइल्ड फ़ीवर और हमने उसको कुछ मेडिसिन्स वगैरह दिए थे बच्चों को। एंड 99 फ़ीवर होने के बाद शाम तक उनको जो है 100 तक फ़ीवर आ गया। तो ये थे हमारे सिम्टम्स। और जब मेरे हस्बैंड को सिम्टम्स आए तो वी वर टेकिंग वेरी लाइटली, क्योंकि टॉन्सिल में थोड़ा फ़ीवर आ ही जाता है। एंड मुझे भी लगा कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम और वर्कलोड और बच्चों की वजह से हरासमेंट हो गई होगी। पर जब मेरे बच्चों को फ़ीवर आया तब वी वर वेरी सीरियस कि अब हमें लगा कि नहीं, अब तो कुछ प्रॉब्लम है, तभी उनको फ़ीवर आया है एंड अब हम लाइटली इसको नहीं लेना चाहते थे। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा था टेस्ट। अब जब हमारा नेक्स्ट स्टेप था टेस्ट करवाना, तो हमें पता चला कि 3 तरीके की टेस्ट करवाई जा रही हैं। तो हमने उसके लिए आगे प्रोसीजर किया। सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन सी टेस्ट होती हैं और हमने कौन सी करवाई। तो सबसे पहला टेस्ट होता है एंटीजन टेस्ट। जी हाँ, एंटीजन टेस्ट होता है जिसमें आपके नाक से सैंपल लिया जाता है म्यूकस का, और इसके रिज़ल्ट्स आपको 24 आवर्स आ जाते हैं, या मैक्सिमम 48 आवर्स तक आपको इसके रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। सेकंड टेस्ट होता है जिसे हम ट्रू नेट कहते हैं। तो ट्रू नेट में सिर्फ गले से सैंपल लिया जाता है म्यूकस का, एंड इसके रिज़ल्ट्स आते आते लगभग 4 से 5 दिन लग जाते हैं। एंड तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, या मैं बोलूँगी यही एक टेस्ट है जो हमें करवाना चाहिए कोविड के लिए, वो है आरटी-पीसीआर टेस्ट। जी हाँ, आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है, इसमें नाक और गले दोनों से म्यूकस का सैंपल लिया जाता है। एक ईयरबड होती है लंबी सी, और उस ईयरबड के ज़रिए नाक में डालकर आपके म्यूकस और गले से म्यूकस लिया जाता है, और इसके रिज़ल्ट्स आते आते लगभग 7 डेज़ लग जाते हैं, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो या आपको कोविड के सिम्टम्स अगर स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये जो 7 डेज़ का टाइम होता है, ये बहुत ही क्रिटिकल होता है। इसलिए मैं बता दूँ कि जो लोग टेस्ट पे डिपेंड होते हैं कि टेस्ट के रिज़ल्ट आ जाएँगे तब हम कुछ आगे प्रोसीजर करेंगे इसके लिए, तो इससे बेटर होगा कि आप पहले ही सलाह ले लें, और सलाह लेने के बाद आप कुछ मेडिकेशन स्टार्ट कर दें ताकि आपकी कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल ना हो। डेफिनेटली हमने इनमें से एंटीजन टेस्ट तो करवाया एंड साथ में ट्रू नेट टेस्ट भी करवाया, बट जो रियल टेस्ट होता है, जो आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है, अनफॉर्चुनेटली हमने वो नहीं कराया।
एक्चुअली हॉस्पिटलाइजेशन तक की जब प्रॉब्लम आ गई, तब ये टेस्ट जो है हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड को करवाया गया। हम रिकवर हो चुके थे बिकॉज़ हमारे सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड थे, हमारी कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम थी एक्सेप्ट टू माय हस्बैंड। तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। एंड द गुड पार्ट वाज़ कि हमने मेडिकेशन बहुत पहले स्टार्ट कर लिया था डॉक्टर के कंसल्ट से, इसलिए सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल तो ज़रूर थी, बट हम टाइम से रिकवर हो गए। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो चूँकि मेरे हस्बैंड का इन्फेक्शन जो है वो थोड़ा सीवियर था, और मुझे और मेरे बच्चों को माइल्ड इन्फेक्शन था, इसलिए हम सभी के कॉम्प्लिकेशंस भी एक दूसरे से बहुत अलग थे। तो पहले बात करती हूँ मेरे हस्बैंड की। तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस थी कि उनको गले में छाला जो था वो प्रॉब्लम दे रहा था, और दूसरा उनको फ़ीवर फर्स्ट 4 डेज़ तक फ़ीवर 98 या 99 समथिंग था। एंड जैसे ही उन्होंने 5th डेज़ क्रॉस किया, उनका फ़ीवर 100 से 103 तक पहुंच गया, जो कि बहुत ही डरा देने वाला था हम लोगों के लिए। एंड फिर उनको जो है सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। तो फिर हमको उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और वहाँ पे उनको ऑक्सीजन दिलाया गया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है मेडिकेशन के द्वारा वो रिकवर हो गए। अब बात करती हूँ मेरी कॉम्प्लिकेशन की। तो चूँकि मुझे माइल्ड इन्फेक्शन था, और मैंने कुछ होम रेमेडीज़ स्टार्टिंग से ही ट्राई करना शुरू कर दिया था, और मेरे बच्चों के लिए भी जो है मैंने मेडिकेशन स्टार्ट कर दी थी, इसलिए हम थोड़ी सी जल्दी रिकवर हो गए। कॉम्प्लिकेशंस मुझे बस टायर्डनेस थी, और मुझे 2 to 3 डेज़ तक बहुत ही माइल्ड फ़ीवर लाइक 98 to 99 फ़ीवर था, जो कि तीसरे दिन के बाद मुझे फ़ीवर आना बंद हो गया। एंड सिमिलरली मेरे बच्चों को जो है 100 to 102 तक फ़ीवर था फर्स्ट डे। सेकंड डे इट वाज द सेम। थर्ड डे जो है उनको फ़ीवर आना बंद हो गया। उनकी मेडिकेशन जो मैंने स्टार्ट की थी वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स उनको प्रोवाइड कराई गई थी, जिस वजह से उनको एक सिंपल जो वायरल फ़ीवर होता है उस तरीके से जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो हुई, और उसके बाद फिर वो भी रिकवर हो गए। मेडिसिन्स हमने क्या-क्या ली, तो इसमें मैं बता दूँ कि मेडिसिन्स भी मैंने 2 तरीके की ली। फ़र्स्ट तो वो जो होम रेमेडीज़ जो बिल्कुल जिसने हमें मेडिसिन की तरह वर्क किया और मेडिसिन की तरह हमें ठीक किया, और दूसरा जो मेडिसिन डॉक्टर्स ने हमें प्रेस्क्राइब किए। ये दोनों मेडिसिन मैं बता दूँ। सबसे पहले होम रेमेडीज़ में हमने क्या किया, तो होम रेमेडीज़ में आपको जो सबसे ज़्यादा रामबाण है आपके लिए, वो है स्टीम एंड गागल। आप जितना ज़्यादा स्टीम एंड गागल लेंगे, आपकी जो भी इन्फेक्शंस आपके नाक में या गले तक अगर वायरस पहुंचा है, तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, और आपको आगे की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी, जैसे कि मेरे हस्बैंड को हुई। और उनको जो है लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था 5th डेज़ के बाद। चूँकि उनको टॉन्सिल था और उसके साथ जो छाले हो गए थे, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टीम या गागल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि छाले में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को, इसलिए उनको कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई, और फिर उनको जो है हॉस्पिटलाइजेशन तक की नौबत आ गई। बट हमारे केस में हमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। हमने जो है स्टीम एंड गागल बहुत लिया, एंड उसके बाद हमने होम रेमेडीज़ में एक काढ़ा हमने ट्राई किया, जो कि एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, होम रेमेडीज़ मेडिसिन, और बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है आपके घर में। डॉक्टर्स ने हमें क्या मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए, तो डॉक्टर्स ने हमें एक फ़ीवर रिड्यूसर दिया, जिससे फ़ीवर आपका जो है बढ़ता नहीं है। सेकंड मेडिसिन उन्होंने हमें मेरे हस्बैंड को एंटीबायोटिक दिया, जो कि बहुत ही हार्ड पावर का एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक्स मुझे भी मिले, लेकिन मेरे एंटीबायोटिक्स का पावर डोज थोड़ा कम था। बच्चों को भी सेम एंटीबायोटिक्स मिले, और उनको भी फ़ीवर रिड्यूसर मिले। इसके साथ साथ हमें मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स, और उसके साथ डॉक्टर्स ने हमें एक ड्राई कफ सिरप दिया, क्योंकि फ़ीवर जैसे जैसे आपका बढ़ता है या कम होते जाता है, जैसे जैसे डेज़ आप क्रॉस करते हो, तो आपको धीरे धीरे सिम्टम्स में सर्दी और खांसी होने लगती है। एंड खांसी जो है आपको बहुत ही सूखी खांसी होती है, उसमें आपको कफ़ नहीं होते, ड्राई कफ़ होता है, तो उसके लिए भी डॉक्टर्स ने हमें एक सिरप दिया। बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट रहा, तो बच्चों की कॉम्प्लिकेशंस तो मैंने आपको बता ही दी कि उनको फ़ीवर था। तो जब भी फ़ीवर बहुत हाई होता है,
तो उनके एपेटाइट पे बहुत बहुत ही असर पड़ता है, यानी कि उनकी भूख बहुत कम हो जाती है, और जो कि आपके लिए ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो आप बीमारी से सफ़र कर रहे हो और उस वक्त खाना ही है जो आपको एनर्जी देता है, तो बच्चे जो है प्रॉपरली खाते नहीं हैं। तो ये एक प्रॉब्लम। अच्छा, इसके साथ मैं एक और बात बता दूं कि जब हमें ये सिम्टम्स आ रहे थे, तो इसमें एक और सिम्टम हमें आया था, वो है कि हमारी स्मेल जो है वो बिल्कुल चली गई थी, और हमारी टेस्ट जो है बिल्कुल चली गई थी। स्मेल और टेस्ट हमें बिल्कुल नहीं आ रही थी। बच्चों के साथ ऐसा नहीं था, उनको स्मेल और टेस्ट आ रही थी। ऐसा एक्चुअली इसलिए होता है कि जब वायरस आपके नेज़ल पैसेज के थ्रू जाता है, तो आप वो जो है उसको अफ़ेक्ट करता है, और जिस कारण से आपकी जो है स्मेल पावर चली जाती है। और जब वो आपके थ्रोट तक यानी गले तक पहुंचता है, तो उस वक्त आपकी जो है उस एरिया को भी अफ़ेक्ट करता है, जिससे आपकी टेस्ट भी चली जाती है। तो इसीलिए ये 2 सिम्पटम्स हमें आए थे। अब बात करती हूँ कि हमारी रिकवरी कब तक हुई। जी हाँ, अब हम रिकवर हो चुके हैं, और हमें रिकवर हुए लगभग 15 टू 20 डेज़ हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड, चूँकि हमें सभी को परेशानी जो है डिफरेंट लेवल्स की थी, तो इसीलिए रिकवरी में भी सबको अलग-अलग टाइमिंग लगे। तो मेरे हस्बैंड को रिकवर होते-होते लगभग 20 टू 25 डेज़ लग गए। मुझे रिकवर होने में 10 टू 15 डेज़ लग गए, और मेरे बच्चों को रिकवर होने में लगभग 10 डेज़ लग गए। तो इसलिए रिकवरी जो है हमारे डिफरेंट लेवल्स की थी, और अब हम सब ठीक हैं। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आपको रिकवरी के बाद भी होती है, जैसे सोर थॉट की प्रॉब्लम होगी, या फिर थोड़ी वीकनेस रहेगी। वीकनेस आपको ज़रूर रहेगी, बिकॉज़ जो है ये वायरस जो है ये आपको आपकी बॉडी को पूरी तरीके से तोड़ देता है। एंड इसके साथ जब आप मेडिसिन्स लेते हो, तो मेडिसिन्स भी जो है आपकी बॉडी से उस वायरस के साथ फाइट करता है, जिस वजह से आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी जो है उस वायरस को ख़त्म करने में जाती है। तो इसी कारण से आपकी बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जब भी आप रिकवर हो जाएं, तो रिकवर होने के बाद एक हेल्दी डाइट लें। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा आप लोगों तक शेयर करने चाहिए। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो इसे अपने तक ना रखें, बाकी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी किसी की हेल्प हो सके। और इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलती रहूँगी इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।